नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के तीसरे पेपर पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, जिसे ईसीसीई कहा जाता है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं हम। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट है कि मैडम प्लीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर में लिखना क्या है ये थोड़ा सा बताइए, तो आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यूनिट फर्स्ट में आपका आता है कि प्रारंभिक बचपन और शिक्षा की समग्र पाठ्यचर्या। तो सबसे पहले हमें शिक्षा क्या है, शिक्षा से संबंध क्या होता है, बाल्यावस्था का या आपका पूर्व बाल्यावस्था का और प्रारंभिक बचपन का। तो इसमें आपको 2 वर्ष से 3 वर्ष से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बारे में शिक्षा के बारे में ये यहाँ पर बोध कराया गया है। और नॉर्मली 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में आपको इसमें बताया गया है। अब पूछा जाता है कि अधिगम को सुगम बनाने के लिए प्रारंभिक बचपन में उपाय। तो इसके लिए आपको मैंने पिछले भी वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आपको शिक्षण अधिगम के बारे में बताया है कि शिक्षण अधिगम वास्तव में है क्या। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सीखने को सुगम बनाने के लिए प्रारंभिक बचपन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, जैसे आपने इनकी विधियां देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि प्रारंभिक बचपन की जो विधियां हैं और बाल्यावस्था की वो विधियां हैं, वो हैं वास्तव में एक ही प्रकार से, लेकिन उनका जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो थोड़ा सा हम भिन्न एज के आधार पर करते हैं। जैसे अगर हम खेल विधि को देखें तो खेल विधि में बड़े बच्चों के जो खेल होते हैं वो थोड़ा बौद्धिक स्तर के होते हैं और छोटे बच्चों के जो खेल होते हैं वो फिजिकली होते हैं। तो इस तरह से कुछ खेलों में भी अंतर होता है। तो अधिगम को सुगम बनाने के जो उपाय हैं वो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि उनको खेल की विधि के द्वारा, आपकी प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा, और सुनो और बोलो विधि भी यहाँ पर बहुत कारगर होती है। तो शिक्षण की जो भी विधियां हैं आप उसको इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को सुन कर के बोलना और दोहराना होता है। और गणित के जो अंक होते हैं उसमें बॉक्स की सहायता से गिनती सिखाई जाती है। तो ये सारी है। फिर है आपका ईसीसीई हेतु शाला की तैयारी कैसे हो, मतलब छोटे बच्चों को जब हम स्कूल भेजें तो स्कूल में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप अभी देखते हैं कि किंडर गार्डन या नर्सरी प्ले स्कूल जो होते हैं उनमें बच्चों को खेल से संबंधित चीज़ें होती हैं और पढ़ाई भी इस प्रकार से खेल खेल में कराई जाती है कि बच्चा जो है वो परेशान नहीं होता, और जब वो रोते हैं तो उनको बहलाया जाता है इस तरह से। तो यहाँ का जो प्रबंधन होता है शाला की तैयारी वो इस प्रकार से हो कि इनकी देखरेख के लिए आपकी आया बाई हो, क्लास में टीचर के साथ एक सबॉर्डिनेट की व्यवस्था होती है, और इनको खेल खेल में ही सिखाया जाता है। बात करने का तरीका, उठना बैठना, ये सारे कल्चर जो हैं वो इस एज में सिखाए जाते हैं। फिर है आपका कि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के उद्देश्य। तो बच्चा जो है वो प्रारंभ से ही शिक्षा के बारे में सीखे। जो चीज़ें आकर वो 6 वर्ष की उम्र में सीखता था, जैसे बोलना, बताना, खड़े होना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह, तो वो छोटी सी उम्र में ही इन चीज़ों को सीख ले। तो इसके बारे में हमको शिक्षा के उद्देश्य लिखने हैं। फिर आपकी शिक्षा नीति और प्रावधान। तो मैंने आपको वैश्वीकरण वाले चैप्टर में बताया था, और अभी ये पूर्व बाल्यावस्था का जो आपका और पिछले वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने बताया था कि विश्व स्तर पर किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा की नीति में सभी जो देश हैं उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी तरह की हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें भी बहुत सारे प्रावधान हैं। फिर अगर हम देखें तो प्रारंभिक बचपन और शिक्षा की समस्याएं कौन कौन सी आती हैं ये भी आपको पढ़ना है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने लिखाने, उनकी केयर करना, भोजन में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको उनके माता पिता को भी अवेयर करना होता है। तो ये सारी समस्याओं को आपको पॉइंट वाइज लिखना। और ईसीसीई जो है उसमें शिक्षा विकास की दृष्टि से इसके जो क्षेत्र हैं
वो पूछे जाते हैं। ये आपका यूनिट 2 में आता है कि शिक्षा की ईसीसी शिक्षा जो है तो विकास की दृष्टि से इसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो आपको इसमें पहला तो एजुकेशनल क्षेत्र है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको बच्चों को कैसे तैयार करना है। दूसरा क्षेत्र आपका होता है हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें आपको पोषण और स्वास्थ्य के बारे में बताना है। तीसरा क्षेत्र आपका होता है फैमिली, जो आपके परिवार से संबंधित होता है। तो वहाँ पर जो भी बच्चा जो है वो नैतिक मूल्यों को सीखता है, परिवार में आपसी संबंध अच्छे बनाता है, बातचीत करने का तरीका अच्छा रखता है, तो ये विकास होता है। और स्कूल का जो वातावरण होता है, विद्यालय परिवेश को भी विकास में जोड़ा गया है, क्योंकि विद्यार्थी जब विद्यालय में रहता है तो वो कई लोगों के साथ समायोजित होना सीख जाता है और इसी प्रकार से वो परिवार में और समाज में भी लोगों के साथ समायोजन के साथ रहता है। फिर है बच्चों के विकास के समग्र क्षेत्र। अगर हम देखें तो इसमें हमको लिखना है कि व्यक्तित्व विकास जो होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के बारे में हम इसमें लिखेंगे कि आपका सामाजिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, सामवेगिक होना चाहिए, पारिवारिक होना चाहिए और बौद्धिक विकास होना चाहिए। तो बच्चा जो है वो सभी चीज़ों को जब इस एज में सीखता है तो हर तरह का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, उसको सुख दुख कैसे कोई दुखी होता है, हम किसी को कुछ बोलते हैं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, दया क्या है, आपका अहंकार क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, किसी को परेशान करना क्या होता है, ये सारी चीज़ों का बोध उसको यहाँ पर हो जाता है। तो और शारीरिक विकास भी होना चाहिए कि हमें कब क्या खाना है, कब खेल कूद व्यायाम, इन सारी चीज़ों को का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हम बच्चों के इस विकास के समग्र क्षेत्र में ये सभी क्षेत्र को लिखेंगे। फिर प्रारंभिक साक्षरता में अंग ज्ञान देने के लिए शिक्षा का स्वरूप, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आता है। तो इसमें आप एबॉक्स आपने बचपन में देखी होगी, वो स्लेट जिसमें मोती बने होते थे, वो उसी का एक रूप है। तो आपको गिनती के लिए आप छोटे छोटे पत्थरों को गिनवा सकते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें जो घर में होती हैं हमारे आसपास, चना मटर, इनके द्वारा आप तर्क शक्ति का ज्ञान दे सकते हैं और उंगलियों पर आप ज्ञान दे सकते हैं और एबॉक्स की सहायता से भी आप अंक ज्ञान को दे सकते हैं। फिर आता है आपका ईसीसी के लिए शाला तत्परता की अवधारणा। तो बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो जाए अपने मन से, उस तत्परता के लिए उसको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए हमें शाला को बहुत ही मनोरंजक बनाना होगा और वहाँ का परिवेश इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चा जो है वो स्कूल जाने के लिए रोए। तो ये सारे नियम हमको लिखना है। फिर है आपका सामान्य बीमारियों का वर्गीकरण और उपाय। तो आपको इस उम्र में जो बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित चीज़ों को आपको उनको लिखना है और बताना है। और दूसरी चीज़ ये है कि बालकों के लिए संतुलित आहार किस एज में क्या दिया जाए। जैसे अगर हम देखें तो 1 से 3 वर्ष के बच्चों को अनाज कितना देना चाहिए, दालें कितनी देना चाहिए, सब एक चार्ट बना हुआ है, ये आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। तो आपको 1 से 3, 4 से 6 वर्ष और 8 से 9 वर्ष, हर अलग एक वर्गीकरण है अलग अलग एज ग्रुप के लिए। तो इसमें कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए, इसका चार्ट भी पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए और शिक्षकों को भी, और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इस उम्र में उससे भी हमें अवेयर होना चाहिए। फिर आपका आता है सीखना और अधिगम। तो कैसे सीखते हैं ये मैंने आपको वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। खेल विधि के बारे में भी और भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वही विधियां जो हैं वो सभी विषयों में काम आएंगी। फिर आपका पाठ्यचर्या योजना के सिद्धांत में कि आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, इसका सिलेबस किस प्रकार से होता है। छोटे बच्चों को आप पोएट्री सुनाइए, कहानी सुनाइए, कुछ लाइनें दीजिए और उनको रिपीट करने को कहिए, मात्राओं का ज्ञान दीजिए, उंगली पर पढ़ाइए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर दीर्घकालिक और अल्पकालिक उद्देश्य। तो हमें छोटे छोटे उद्देश्य कि हमें 1 वीक में क्या पढ़ाना है, 2 वीक में क्या पढ़ाना है, इस तरह का होना चाहिए। फिर है कि प्रारंभिक बचपन में सीखने और विकास के मापदंड। तो इसमें आपको बच्चा सीखेगा कैसे, इसमें मेन हमको है कि लिखना और बोलना और आपका व्यवहार परिवर्तन, ये 3 चीज़ों के बारे में हमको लिखना है कि प्रारंभिक बचपन में सीखने के जो मापदंड होते हैं वो यही होते हैं। फिर बच्चों की प्रगति का अवलोकन तो अभिलेखीकरण।
तो इसके लिए हम एक वो बनाते हैं रिपोर्ट, जिसमें बच्चा क्या सीख रहा है और उसको हम देखते हैं और उसकी प्रगति का प्रतिवेदन बनाते हैं। और स्कूल में कौन कौन से अभिलेख तैयार किए जाते हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। इसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप देखिएगा। फिर है घर और शाला के बीच में जुड़ाव सुनिश्चित करना, तो उसके अंतर्गत हमको लिखना है कि पेरेंट्स मीटिंग, जो सबसे बड़ी बात होती है कि पालक और अभिभावक का ग्रुप बनता है, एसोसिएशन बनता है, ताकि पालक और अभिभावक मिलें जुलें, समितियों का निर्माण हो और वो ये डिसाइड करें कि बच्चों को और अच्छे से किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। तो ये जो पेपर है आपका, इसमें आपको इतनी चीज़ें मुख्य रूप से पढ़नी है। आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी करेंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी आपको। धन्यवाद।